साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी मध्य प्रदेश पीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा होनी है, उसके लिए मध्य प्रदेश स्पेशल से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों के लिए हम लोग जो है एक पुस्तक है वस्तुनिष्ठ मध्य प्रदेश परीक्षा धाम। ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इसमें एमपी मध्य प्रदेश जीके के प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है, जो पूर्व में प्रश्न पूछे गए और नए प्रश्न जो बन सकते हैं। तो इसी को यहाँ पर हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। आज हम लोग इसके तीसरे चैप्टर प्राकृतिक विभाजन एवं भूगर्भिक संरचना से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है आपका कि वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो इसे कुल जो है आपके 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया। अब ये 7 भौतिक प्रदेश कौन से हैं, नाम एक बार देख लीजिए। मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, सतपुड़ा पर्वतीय पठार, नर्मदा घाटी और बघेलखंड पठार। अगला, इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश के अंतर्गत इनमें से कौन सा मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो आप देखें यहाँ पे जो 4 विकल्प हैं, इसमें से मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, ये तो आपका मध्य उच्च प्रदेश में शामिल है, परंतु आपका बघेलखंड का पठार या पूर्वी पठार इसमें शामिल नहीं है। यहाँ आप इसकी व्याख्या में देख सकते हैं। मध्य प्रदेश का जो भौतिक विभाजन है, इसको कैसे किया गया है। मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा श्रेणी और पूर्वी पठार। मध्य उच्च प्रदेश में आपके मध्य भारत का पठार आता है, बुंदेलखंड का पठार आता है, मालवा का पठार आता है, रीवा पन्ना का पठार आता है, नर्मदा घाटी का पठार आता है। मतलब कुल इसमें आपके 5 भाग हैं। ठीक है, इसमें आपका बघेलखंड का पठार नहीं आता। बघेलखंड का पठार या पूर्वी पठार आपका पूर्वी पठार के तहत आता है। सतपुड़ा श्रेणी में आपके 3 हैं, पश्चिमी श्रेणी राजपीपला, मध्य श्रेणी महादेव और पूर्वी श्रेणी आपका मैकाल श्रेणी। अगला है अरावली एवं विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में, अरावली एवं विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में कौन सा पठार है। तो इनके मध्य में जो है आपका मालवा का पठार है। तो ध्यान रखिएगा, मालवा का पठार मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में अरावली पर्वत और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 28% भाग पर ये मालवा का पठार विस्तृत है। और इसका निर्माण जो है कैसे हुआ, दक्कन ट्राइब की लावा तथा बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से इसका निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है आपका कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में सबसे बड़े भौतिक भूभाग के रूप में किस पठार का विस्तार पाया जाता है। तो ये मालवा का पठार। अभी हम लोग इससे पहले जो प्रश्न देखे उसमें था, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में राज्य के सबसे बड़े भौतिक भूभाग के रूप में मालवा का पठार स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के कितने 28% पर ये इसका विस्तार है। यहाँ पर आप लोग इसके पहले वाले प्रश्न की व्याख्या में देखें। अगला प्रश्न है मालवा के पठार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ पर जो है समशीतोष्ण जलवायु, कौन सी समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। यहाँ गर्मी में सामान्य गर्मी और ठंडी में सामान्य ठंडी रहती है। मालवा की जलवायु को चीनी यात्री फाहियान ने विश्व की श्रेष्ठ जलवायु कहा। मालवा के पठार में सबसे गर्म माह कौन सा होता है। तो मालवा के पठार में सबसे गर्म माह जो है आपका मई का महीना होता है। यहाँ पे मई के माह में तापमान सर्वाधिक होता है और सबसे कम तापमान आपका दिसंबर जनवरी में होता है। मालवा में सर्वाधिक तापांतर जो है मार्च माह में होता है। अगला है मालवा पठार के बारे में विचार कीजिए। 4 कथन इसके संबंध में दिए गए हैं, बताने सही कौन से हैं। पहला है पठार का ढाल जो है दक्षिण पूर्व की ओर है। नहीं, पठार का जो ढाल है वो उत्तर पूर्व की ओर है, ना कि दक्षिण पूर्व की ओर। किधर है, उत्तर पूर्व की ओर है। ठीक, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, इस पठार की सबसे ऊंची चोटी सिंध बाबा है। नहीं, मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है शिगार है, सिंध बाबा नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, शिगार है। और तीसरा, इस पठार में काली मिट्टी की अधिकता है। ये बात आपकी सही है कि यहाँ पर काली मिट्टी की अधिकता है। और चौथा जो है, पठार के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। पठार के मध्य से आपकी कर्क रेखा गुजरती है, ये कथन भी आपका सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका तीसरा और चौथा कथन जो है वो सही है, पहला दूसरा गलत है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ चलें। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो सिद्ध बाबा है, सिद्ध बाबा जो है किसकी सबसे ऊंची चोटी है, वो बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित मालवा पठार के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी का नाम कौन सा है। तो सिगार चोटी। मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो आपकी सिगार चोटी है। तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, गुडविल चोटी या सद्भावना चोटी विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के मालवा के पठार का ढाल किस दिशा की ओर है। तो अभी हम लोगों ने ऊपर के प्रश्न में देखा उत्तर पूर्व की दिशा में है।
मध्य प्रदेश के मालवा पठार के मध्य भाग से कौन सी रेखा गुजरती है? तो इससे कर्क रेखा गुजरती है। मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा के संदर्भ में कौन सा युग्म सत्य है? तो देखिए, उत्तर में चंबल नदी है, उत्तरी सीमा चंबल नदी बनाती है, दक्षिणी सीमा ताप्ती नदी और आपका पूर्वी सीमा मैकाल पर्वत बनाती है और पश्चिमी सीमा आरावली पर्वत बनाती है। तो सभी कथन यहाँ पर सही है, डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला, मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य भाग में, उत्तर मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य भाग में किस पठार का विस्तार पाया जाता है? तो यहाँ पर बुंदेलखंड का, उत्तर मध्य भाग में बुंदेलखंड का पठार का विस्तार पाया जाता है। देखिए, बुंदेलखंड पठार मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य भाग में स्थित है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 7.7% है। जलवायु ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म तथा शीत ऋतु में अधिक ठंडी जलवायु यहाँ पाई जाती है। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड पठार के बारे में विचार करना है। 4 कथन आपको दिए गए हैं। पहला, पठार का ढाल उत्तर की ओर है। ये कथन सही है कि पठार का ढाल जो है उत्तर की ओर है। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा है, सही है। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या है? सिद्ध बाबा है। इस पठार में काली मिट्टी पाई जाती है? नहीं, इस पठार में मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी नहीं, मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पर तीसरा गलत है। इस पठार की प्रमुख नदियां धशान, उर्मिल और केन नदियां हैं। ये कथन सही है। तो पहला, दूसरा, चौथा सही है, तीसरा गलत है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिद्ध बाबा चोटी इसकी सबसे ऊंची चोटी। सिगार चोटी जो है मालवा की सबसे ऊंची चोटी है। मध्य प्रदेश में स्थित मालवा पठार के पूर्वोत्तर में किस पठार का विस्तार पाया जाता है? मालवा पठार के पूर्वोत्तर में जो है आपका मध्य भारत का पठार है, मध्य भारत का पठार है। मध्य भारत का पठार गंगा यमुना बेसिन और मालवा पठार के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। इसका क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.7% है। इसके निर्माण की बात करें तो इस पठार का निर्माण मुख्यतः विंध्यन या विंध्य शैल समूह के अपरदन तथा नदियों के निक्षेपों से हुआ है। मध्य भारत के पठार के बारे में विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास 4 कथन दिए गए हैं, बताना है सही कौन से हैं। पहला, पठार की मुख्य नदी सोन है। नहीं, पठार इस आपका मध्य भारत पठार की मुख्य नदी चंबल है। तो पहला गलत है। कछारी और जलोढ़ मृदा की अधिकता यहाँ पर सही है। सरसों उत्पादन के कारण सरसों की हांडी भी कहा जाता है मध्य भारत पठार को, सही है। इस पठार में विषम जलवायु पाई जाती है, ये भी सही है। दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, पहला आपका गलत है। तो यहाँ पे डी विकल्प हो जाएगा। इस पठार में विषम जलवायु पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म और शीत ऋतु में अधिक ठंड जलवायु पाई जाती है। अगला है, मध्य प्रदेश में सरसों की हांडी किस क्षेत्र को कहा जाता है? अभी हम लोगों ने ऊपर देखा। तो मध्य भारत के पठार को सरसों की हांडी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के किस भौतिक प्रदेश को विंध्यन कगार कहा जाता है? मध्य प्रदेश के किस भौतिक प्रदेश को विंध्यन कगार कहा जाता है? तो ये रीवा पन्ना के पठार को जो है क्या कहते हैं? विंध्यन कगार कहा जाता है। रीवा पन्ना का पठार बुंदेलखंड के पठार के दक्षिण पूर्व में बघेलखंड की सीमा में स्थित है। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 10.36% है। विंध्य शैल समूह के अपरदन से इसका निर्माण हुआ है। इसे विंध्यान कगारी या स्कार्प लैंड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रीवा पन्ना पठार के बारे में विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का यह जो है 10.36% भाग है, सही। इस पठार में टोंस, बिछिया, केन नदियां प्रवाहित होती हैं, ये कथन भी सही। पहला सही, दूसरा सही, तीसरा, इस पठार में चूना, पत्थर, गेरू और हीरा उत्पादक क्षेत्र हैं। रीवा वैसे भी हीरा उत्पादित किया जाना जाता है, तो चूना, पत्थर, गेरू और हीरा उत्पादक क्षेत्र, ये सभी के सभी कथन यहाँ पर सही हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है? तो नर्मदा सोन घाटी को कहा जाता है। मालवा तथा रीवा पन्ना के पठार के दक्षिण में तथा सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर में यह अवस्थित है। क्षेत्रफल की बात करें तो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 26% है। मतलब मालवा के पठार के बाद नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्रफल आता है। इस घाटी का निर्माण पश्चिम में दक्कन ट्रैप की चट्टानों से, पूर्व में धारवाड़ तथा विंध्य क्रम की चट्टानों से हुआ। ध्यान रखिएगा, नर्मदा सोन घाटी का निर्माण जो है पश्चिम में दक्कन ट्रैप की चट्टानों से तथा पूर्व में धारवाड़ तथा विंध्य क्रम की चट्टानों से हुआ है। नर्मदा घाटी क्षेत्र को कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, नर्मदा सोन घाटी के बारे में विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, बताना है सही कौन सा। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का यह 26% भाग है, सही है। सिंध, पार्वती और क्षिप्रा नदियां प्रवाहित होती नहीं। इस पठार की नर्मदा
तवा, हिरण, शेर, हथनी, शक्कर, दूधी प्रमुख नदियां हैं। कौन कौन सी? नर्मदा, तवा, हिरण, शेर, हथनी, शक्कर, दूधी प्रमुख नदियां हैं। तो दूसरा कथन गलत है। तीसरा, गेहूं, चना, गन्ना का उत्पादन अच्छा खासा होता है यहाँ पर, यह सही है। तो पहला सही है, तीसरा सही है, इसलिए सी विकल्प हो जाएगा। अगला है राजपीपला सतपुड़ा पर्वत के किस भाग में स्थित है? राजपीपला जो है, राजपीपला सतपुड़ा पर्वत के किस भाग में स्थित है? तो यह पश्चिमी भाग में स्थित है। ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी को 3 भाग में बांटिए। तो पश्चिमी श्रेणी जो है आपका राजपीपला है यहाँ पे, मध्य श्रेणी में महादेव है और पूर्वी श्रेणी में मैकाल श्रेणी स्थित है। सतपुड़ा पठार के बारे में, सतपुड़ा पठार के बारे में विचार कीजिए। 4 कथन दिए गए हैं, सही कथन बताना है कौन सा है। पहला है, यह नर्मदा घाटी के दक्षिण में, यह नर्मदा घाटी के दक्षिण में समानांतर स्थित है। सही है। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का यह 15% भाग है। नहीं, 11% भाग है। 15% नहीं, 11% भाग है। तो पहला सही, दूसरा गलत। इस क्षेत्र में दूधी, तवा, देनवा नदियां प्रवाहित होती हैं, ये कथन आपका सही है। चौथा, इस पठार में छिछली काली और लेटराइट मिट्टी की अधिकता है, ये भी सही है। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, ध्यान रखिएगा सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। तो पहला, तीसरा, चौथा सही है, दूसरा कथन गलत है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार कौन सा है? तो सबसे छोटा पठार कौन सा है? तो आपका बघेलखंड का पठार, पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार सबसे छोटा पठार। सबसे बड़ा कौन सा है? मालवा का पठार है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, बघेलखंड का पठार या पूर्वी पठार। ये मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। प्रदेश के लगभग 7% क्षेत्रफल पर इसका विस्तार है। इससे संबंधित जो जिले हैं वो सिंगरौली है, सीधी, रीवा, शहडोलिया आपके पूर्वी हिस्से में स्थित जिले हैं। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा प्राकृतिक पठार है आपका पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार। बघेलखंड पठार मध्य प्रदेश किस भाग में स्थित है? तो यह पूर्वी भाग में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पूर्वी भाग में स्थित है। सिंगरौली, सीधी, रीवा, शहडोल जहाँ जिले हैं वहीं पर इसका विस्तार है। बघेलखंड पठार के बारे में विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास 3 कथन दिए गए हैं, बताना सही कौन से हैं। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का यह 6% भाग है, नहीं 7% भाग है। 6% सॉरी 9% नहीं बल्कि 7% भाग है। पहला गलत है। इस पठार में सोन, जोहिला, बनास, गोपद नदियाँ प्रवाहित होती हैं, ये सही है। इस पठार में चावल की खेती अधिक होती है, ये भी सही है। तो यहाँ पर पहला गलत है, दूसरा तीसरा, पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही, इसलिए वीक विकल्प यहाँ पर सही है। तो यहाँ पे सोन, जोहिला, बनास, गोपद नदियाँ प्रवाहित होती हैं, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से किस प्रकार की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है? तो यहाँ पर आर्कियन, विंध्यन, गोंडवाना इन सभी प्रकार की चट्टानों का विस्तार यहाँ पर प्रमुख रूप से पाया जाता है। तो डी विकल्प हो जाएगा। देखिए, मध्य प्रदेश में भूगर्भिक संरचना के आधार पर निम्न प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं: आर्कियन चट्टानें, धारवाड़ चट्टानें, कडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप और टर्सरी चट्टानें। अगला है बुंदेलखंड नीस जो है, बुंदेलखंड नीस किन चट्टानों में पाई जाती है? तो बुंदेलखंड नीस जो है आपकी किस में पाई जाती है? आर्कियन चट्टानों में। बुंदेलखंड नीस जो है आपकी आर्कियन चट्टानों में पाई जाती है। किसमें? आर्कियन चट्टानों में। यह अत्यधिक प्राचीनतम पहाड़ है, चट्टान है। यह अत्यधिक प्राचीनतम चट्टान है। इन चट्टानों का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। अग्नि चट्टानों के रूपांतरण के कारण इनमें नीस व शिस्ट का निर्माण हुआ है। बुंदेलखंड नीस सबसे पुरानी नीस है। यह बुंदेलखंड के पठार विशेषता टीकमगढ़, निमाड़ी, पूर्वी दतिया, पूर्वी शिवपुरी में पाई जाती है। खनिज और जीवाश्म का अभाव इसमें पाया जाता है। ठीक है। अगला है मध्य प्रदेश के धारवाड़ क्रम की चट्टानों के रूप में चिल्ली क्रम। देखिए, अग्नेय जो शैल होती हैं उसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये औषधि चट्टान जो होती हैं उसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानों के रूप में चिल्पी क्रम से किस खनिज की प्राप्ति होती है? तो चिल्की क्रम से मैग्नीज की, चिल्पी श्रेणी या चिल्की क्रम से जो है आपका मैग्नीज की प्राप्ति होती है। आर्कियन चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण के फलस्वरूप धारवाड़ चट्टानों का निर्माण हुआ है। मध्य प्रदेश में यह चट्टानें संकोली श्रेणी, जबलपुर में संकोली श्रेणी, चिल्पी श्रेणी, देखिए संकोली श्रेणी जबलपुर में, चिल्पी श्रेणी बालाघाट व सोनसर श्रेणी छिंदवाड़ा में पाई जाती है। इनमें प्रमुख खनिज मैग्नीज पाया जाता है। अगला प्रश्न है, धारवाड़ चट्टानों के बारे में विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास 3 कथन दिए गए हैं, 3 कथन दिए गए हैं। तो देखिए कौन सा सही है ये बताना है। इन धारवाड़ चट्टानों का इनका नामकरण कर्नाटक के गांव धारवाड़ के नाम पर हुआ है, ये कथन आपका सही है। आर्कियन चट्टानों के अपरदन से इनका निर्माण हुआ है, ये भी कथन आपका सही है। तीसरा, इन चट्टानों को समृद्ध चट्टानें नहीं कहा जाता, ये गलत है। इन चट्टानों को समृद्ध चट्टानें कहा जाता है। तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है।
तो यहाँ पर ए विकल्प हो जाएगा। अगला है मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे की प्राप्ति किस प्रकार की चट्टानों से होती है? तो कडप्पा चट्टानों से। ध्यान रखिए, महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे की प्राप्ति जो है वो कडप्पा चट्टानों से होती है। कडप्पा क्रम के चट्टान का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण से हुआ है। इन चट्टानों में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, हीरा आदि खनिज पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश की बिजावर श्रेणी जो कि पन्ना में है, बिजावर श्रेणी में हीरा पाया जाता है। ध्यान रखिए, कई स्रोतों में हीरा उत्खनन विंध्यन चट्टानों में भी बताया गया है, परंतु ध्यान रखिए बिजावर श्रेणी। अगला प्रश्न है कि कडप्पा चट्टानों के बारे में विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए, इनका नामकरण आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पर हुआ है, ये सही है। कुडप्पा चट्टानों का निर्माण धारवाड़ चट्टानों के अपरदन से हुआ, ये भी सही है। इन चट्टानों में हीरा पाया जाता है, ये भी सही है। 3 के तीनों कथन सही है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है मध्य प्रदेश विंध्यन क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार। मध्य प्रदेश विंध्यन क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार नर्मदा सोन घाटी के किस भाग में पाया जाता है? तो ये उत्तरी भाग में पाया जाता है, उत्तरी भाग में। ठीक है, विंध्यन चट्टानों का। कुडप्पा चट्टानों के बाद इन चट्टानों का निर्माण हुआ है, विंध्यन चट्टानों का। यह परतदार चट्टान है। मध्य प्रदेश में विंध्यन चट्टानों का विस्तार कैमूर, भांडेर, सोन श्रेणी में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में विंध्यन क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार नर्मदा सोन घाटी के उत्तरी भाग में पाया जाता है। अगला है मध्य प्रदेश में विंध्यन क्रम की चट्टानों के लाल बलुआ पत्थर से किस ऐतिहासिक इमारत का निर्माण हुआ है? मध्य प्रदेश में विंध्यन क्रम की चट्टानों से, मध्य प्रदेश में विंध्यन क्रम की चट्टानों के लाल बलुआ पत्थर से किस ऐतिहासिक इमारत का निर्माण हुआ है? तो इससे सांची के स्तूप का निर्माण कराया गया है। इन चट्टानों में बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, चूना पत्थर व संगमरमर के भंडार पाए जाते हैं। सांची का स्तूप बलुआ पत्थर से निर्मित ऐतिहासिक इमारत है। अगला है 2 कथन दिए गए, कथन कांड का प्रश्न है, बताना है सही कौन सा है, कौन सा सही है आपका। देखिए, अभिकथन है कि मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योगों का विकास विंध्याचल क्षेत्र में सतना, रीवा, कटनी जिले में हुआ है, सही है। कांड क्या है? विंध्यायन चट्टानों में बलुआ पत्थर और चूना पत्थर के अधिक भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योगों का विकास विंध्याचल क्षेत्र में सतना, रीवा, कटनी जिले में अधिक हुआ है, क्योंकि विंध्यायन चट्टानों में बलुआ पत्थर और चूना पत्थर के अधिक भंडार पाए जाते हैं। तो कथन कांड सही है और व्याख्या विवरण, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, विंध्याचल चट्टानों में बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, चूना पत्थर व संगमरमर के भंडार पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योगों का विकास विंध्याचल क्षेत्र में सतना, रीवा, कटनी जिले में हुआ है, अधिक हुआ है। मध्य प्रदेश में कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? तो कोयला जो है ये आपका गोंडवाना चट्टानों में पाए जाते हैं। गोंडवाना क्रम के चट्टान ऊपरी कार्बोनिफोरस युग से लेकर जूरेशिक युग तक इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। मध्य प्रदेश में यह चट्टानें पेंच घाटी, सोन घाटी, जबलपुर एवं बघेलखंड में पाई जाती हैं। यह चट्टान कोयला के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में सर्वाधिक कोयला इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में विस्तृत गोंडवाना क्रम के चट्टानों से किस खनिज के निक्षेप प्राप्त होते हैं? तो इससे कोयला प्राप्त होता है। ठीक है, ध्यान रखिए, इससे कोयला प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश में कोयला पाया जाता है कहाँ पर? तो ये आपका पेंच घाटी, सोन घाटी, इन दोनों जगहों पर पाया जाता है। तो उपरोक्त दोनों, पेंच घाटी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र दोनों में विस्तारित है, सोन घाटी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में विस्तारित है। ये कोयले के भरपूर भंडार यहाँ पर पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख कोयला क्षेत्र जो है, शहडोल का सोहागपुर है, सिंगरौली है, उमरिया का कोरार है, बैतूल का सारणी है, आदि गोंडवाना चट्टानों के अंतर्गत आते हैं। अगला है भूविज्ञान की दृष्टि से मध्य प्रदेश किस भाग का हिस्सा है? भूविज्ञान की दृष्टि से मध्य प्रदेश जो है आपका गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अगला है मध्य प्रदेश के ऊपरी गोंडवाना क्रम की चट्टानों के रूप में महादेव उपक्रम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश में ऊपरी गोंडवाना क्रम की चट्टानों के रूप में महादेव उपक्रम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है पंचमढ़ी उपक्रम के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में ऊपरी गोंडवाना क्रम के चट्टानों के रूप में महादेव उपक्रम को पंचमढ़ी उपक्रम के नाम से जाना जाता है। अगला है काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के अपरदन से हुआ? तो काली मिट्टी का निर्माण जो है दक्कन ट्रैप चट्टानों के अपरदन से हुआ है। देखिए, क्रिटेशियस युग में ज्वालामुखी क्रियाएं हुई, जिसके फलस्वरूप बेसाल्ट दक्कन ट्रैप चट्टानों का निर्माण हुआ। इन चट्टानों को बेसाल्ट चट्टान भी कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश में पश्चिमी भाग मालवा पठार में पाई जाती हैं। इन चट्टानों से काली मृदा का निर्माण हुआ है। अगला है आपका मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित मालवा के पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है मालवा के पठार में, पश्चिमी भाग में। ठीक, इनमें से कौन सी चट्टान नवीनतम चट्टान है? धारवाड़, आर्कियन, टर्सरी चट्टान और गोंडवाना में। तो इसमें टर्सरी चट्टानें जो है वो आपकी नवीनतम है।
ठीक है। इन चट्टानों का निर्माण हिमालय निर्माण के साथ हुआ है, यह सबसे नवीनतम चट्टानें हैं। मध्य प्रदेश में नदी घाटी में विशेषतः नर्मदा और सोन घाटी में ये टर्सरी चट्टानें पाई जाती हैं। अगला है मध्य प्रदेश में मालवा पठार से उद्गमित होकर उत्तर पूर्व की ओर, मध्य प्रदेश में मालवा पठार से उद्गमित होकर उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियां किस नदी में मिल जाती हैं? तो ये नदियां जो है अधिकांशतः कहाँ मिल जाती हैं? यमुना नदी में मिल जाती हैं। कहाँ पर मिल जाती हैं? यमुना नदी में मिल जाती हैं। तो देखिए, मालवा पठार के अंतर्गत उद्गमित होने वाली नदियां जैसे चंबल है, पार्वती है, सिंध आदि नदियां यमुना नदी में जाकर के समाहित हो जाती हैं। अगला है मालवा का पठार नर्मदा के अतिरिक्त किस नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है? मालवा का पठार जो है नर्मदा के अतिरिक्त किस नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है? तो ये जो है चंबल के लिए जल विभाजक का कार्य करता है। मालवा पठार चंबल और नर्मदा नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। कैमूर श्रेणी जो है यमुना और सोन नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। अमरकंटक महानदी और सोन नर्मदा नदी के मध्य में जल विभाजक का कार्य करता है। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी श्रेणी यमुना तथा सोन नदी के मध्य, यमुना और सोन नदी के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? तो कैमूर श्रेणी करती है, कैमूर श्रेणी करती है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला मालवा पठार में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, मालवा पठार में कौन कौन से जिले हैं? इंदौर है, देवास है, उज्जैन है, रतलाम है, सीहोर है, धार है, अलीराजपुर है, झाबुआ है। इसमें बैतूल और नरसिंहपुर नहीं है, बैतूल और नरसिंहपुर नहीं है। नीमच है आपका मालवा में, कौन सा मालवा पठार में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, देखिए सीहोर है, उज्जैन है, रतलाम है, देवास है, विदिशा है, परंतु बैतूल और नरसिंहपुर नहीं है। देखिए नरसिंहपुर जो है आपका नर्मदा घाटी में है और बैतूल जो है सतपुड़ा मैकाल में है। यहाँ पे कुछ प्राकृतिक क्षेत्र दिए गए हैं मध्य प्रदेश के, और संबंधित प्रमुख जिले कौन कौन से? मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आपका ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर आता है। बुंदेलखंड के पठार के तहत निवाड़ी, छतरपुर, टीकमगढ़, सागर, अशोकनगर आता है। मालवा के पठार के तहत इंदौर, देवास, उज्जैन, रतलाम, सीहोर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ आता है। वहीं रीवा पन्ना का पठार के तहत पन्ना, सतना, दमोह, कटनी आता है। नर्मदा घाटी के तहत होशंगाबाद, नरसिंहपुर, हरदा, खरगोन, जबलपुर आता है। सतपुड़ा मैगाल के तहत जो है छिंदवाड़ा, बैतूल, बुरहानपुर, बंडवानी आता है। बघेलखंड पठार के तहत जो है सीधी, सिंगरौली, शहडोल, रीवा आता है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला बुंदेलखंड पठार में सम्मिलित नहीं है? बुंदेलखंड पठार में देखिए, बुंदेलखंड पठार में आपका निवाड़ी, छतरपुर, टीकमगढ़, सागर, अशोकनगर है। तो निवाड़ी, छतरपुर तो है, टीकमगढ़, सागर है, छतरपुर, अशोकनगर, नरसिंहपुर नहीं है, नरसिंहपुर और होशंगाबाद। देखिए नरसिंहपुर जो है नर्मदा घाटी में है, नरसिंहपुर जो है आपका नर्मदा घाटी में है, और होशंगाबाद भी नर्मदा घाटी में। होशंगाबाद, नरसिंहपुर जो है आपका नर्मदा घाटी में है, ना कि बुंदेलखंड पठार में। तो यहाँ पे डी विकल्प हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला है मध्य प्रदेश में मध्य भारत की पठारों की नदियां आमतौर पर किस दिशा में प्रवाहित होती हैं? मध्य प्रदेश में मध्य भारत पठारों की नदियां आमतौर पर किस दिशा में प्रवाहित होती हैं? तो आमतौर पर ये उत्तर और उत्तर पश्चिम में प्रवाहित होती हैं। मध्य भारत पठार के अंतर्गत चंबल, काली सिंध, सिंध, कोनो, सीप, पार्वती आदि नदियां प्रवाहित होती हैं, जो उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। अगला है चावल का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो चावल का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र जो है वो बघेलखंड का पठार है, बघेलखंड का पठार है। देखिए बघेलखंड का पठार चावल के लिए प्रसिद्ध है। मालवा का पठार सोयाबीन, गेहूं जहाँ पे काली मिट्टी होती है। सतपुड़ा का पठार मक्का के लिए। मध्य भारत का पठार सरसों के तेल के लिए। मध्य भारत का पठार जो है सरसों के तेल के लिए। बुंदेलखंड का पठार जो है वो गेहूं तिल के लिए। नर्मदा घाटी जो है वो गेहूं, गन्ना, दाल के लिए प्रसिद्ध है। अगला है सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाले निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो यहाँ आप देखिए, सबसे पश्चिम में बड़वानी की पहाड़ियाँ, फिर महादेव श्रेणी है, फिर आपका मैकाल श्रेणी आता है। तो ये क्रम याद रखिएगा, बड़वानी की पहाड़ियाँ, महादेव श्रेणी है, मैकाल श्रेणी है। तो देखिए सतपुड़ा श्रेणी में स्थित श्रेणियाँ मध्य प्रदेश में पश्चिम से पूर्व बड़वानी हिल्स, महादेव हिल्स और मैकाल श्रेणी विस्तृत हैं। यह बड़वानी हिल्स सतपुड़ा के राजपीपला भाग में, महादेव हिल्स सतपुड़ा भाग के दक्षिण मध्य में और मैकाल श्रेणी सतपुड़ा भाग के पूर्वी भाग में स्थित है। अगला है बुंदेलखंड पठार। बुंदेलखंड पठार निम्न में से कौन सा स्थान मौजूद है यहाँ पर? तो देखिए यहाँ पर शिवपुरी देखिए दिए गए विकल्पों में शिवपुरी जिले का कुछ भाग बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत आता है।
इसको ध्यान रखिएगा। होशंगाबाद जो है आपका नर्मदा घाटी तहत आता है। मध्य प्रदेश नर्मदा सोन घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? मध्य प्रदेश की नर्मदा सोन घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो ये विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य में स्थित है। नर्मदा सोन घाटी एक रिफ्ट घाटी है जो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है, जबकि ताप्ती घाटी सतपुड़ा और अजंता श्रृंखला के मध्य स्थित है। अगला है मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी गुडविल चोटी है। गुडविल चोटी है विंध्याचल की। विंध्याचल यह पश्चिमी भाग है। विंध्याचल जो है, देखिए विंध्याचल पर्वत श्रेणी के 3 भाग है, विंध्याचल, भांडेर और कैमूर। विंध्याचल यह पश्चिमी भाग है। इसके अंतर्गत मांडू, असरफी पहाड़ी, वांचू पॉइंट, काकड़ी वर्णी, सलकनपुर व भीम बैठिया आते हैं। भांडेर या विंध्याचल का मध्य भाग है। इस श्रेणी के अंतर्गत सद्भावना श्रेणी या गुडविल जो कि दमोह में स्थित है। कैमूर या विंध्याचल का पूर्वी भाग है। इसके अंतर्गत त्रिकुटा पर्वत, मैहर, गिद्धराज पर्वत, सतना आते हैं। यह केन नदी का उद्गम स्थल है कैमूर। व कैमूर श्रेणी यमुना और सोन नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। अगला है मध्य प्रदेश में किस पठार के अंतर्गत जबेरा का गुंबद स्थित है? तो किस पठार के तहत है? रीवा पन्ना के पठार के तहत जो है जबेरा का गुंबद स्थित है। ठीक है, जबेरा रानी दुर्गावती वन्यजीव अभ्यारण्य के अंतर्गत पर्यटक स्थल है। अगला है उमरिया जिले में बांधवगढ़ पहाड़ियों के किसमें से? विंध्य पर्वतमाला में स्थित है। उमरिया जिले में बांधवगढ़ जो है वो पहाड़ियों के विंध्य पर्वतमाला में स्थित है, जो बांधवगढ़ है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? उमरिया जिले में विंध्य पर्वतमाला में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान में चरणगंगा नदी प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश सबसे ऊंची चोटी सतपुड़ा श्रेणी है। नहीं, मध्य प्रदेश सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे स्थित है? तो सतपुड़ा श्रेणी में स्थित है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है और सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी चूलगिरी है। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी सिंध बाबा है। मालवा पठार की सिगार है। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना या गुडविल है। और मध्य भारत पठार या ग्वालियर चंबल पठार की सबसे ऊंची चोटी टोंगरा है, जो कि श्योपुर जिला में। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी अभी हमने ऊपर देखा धूपगढ़ है, जो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध हिल स्टेशन पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? तो पंचमढ़ी जो है आपका महादेव पहाड़ी पर स्थित है। होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत महादेव पहाड़ी में स्थित प्रमुख हिल स्टेशन है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी की खोज ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन जे फॉरसोथ ने की थी। पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी व मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा जाता है। अगला है मध्य प्रदेश मुख्य रूप से क्या है? मध्य प्रदेश मुख्य रूप से एक पठार है। ठीक है, मध्य प्रदेश मुख्य रूप से पठार है, जो दक्षिण पठार का भाग है। अगला है मध्य प्रदेश के उत्तर में उपजाऊ घाटी और रोलिंग पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? तो इसे बुंदेलखंड कहा जाता है। मध्य प्रदेश के उत्तर में उपजाऊ घाटी और रोलिंग पहाड़ियों से घिरा बुंदेलखंड क्षेत्र का विस्तार मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में भी मिलता है। अगला प्रश्न है विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी है। विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये गुडविल चोटी है। कौन सी है? गुडविल या सद्भावना चोटी है। वह जिला जो परित्यक्त शहर अबेंडेंड सिटी कहा जाता है, किसे कहा जाता है? मांडू को जो है अबेंडेंड या परित्यक्त शहर कहा जाता है। परित्यक्त शहर उस खूबसूरत शहर को कहा जाता है जहाँ इतिहास और अजीब तथ्यों के रहस्य मौजूद होते हैं। मध्य प्रदेश में मांडू शहर को परित्यक्त शहर के रूप में जाना जाता है। भारत में फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश और विजयनगर कर्नाटक भारत के अन्य प्रमुख परित्यक्त शहर हैं। मालवा पठार में स्थित पहाड़ियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मालवा पठार में तो आप पहला देखिए धजारी चोटी, उससे बड़ा जाना पावा चोटी, फिर सिगार चोटी है। धजारी चोटी, जाना पावा चोटी, सबसे ऊंची सिगार चोटी है। ठीक, चूलगिरी की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश के इस भाग में स्थित है। चूलगिरी की पहाड़ियाँ जो हैं मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में स्थित हैं। मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में बड़वानी जिले में चूलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। ध्यान रखिए 52 गजा मंदिर जो है इन्हीं चूलगिरी की पहाड़ियों में स्थित हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि श्यामला और ईदगाह पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित हैं? तो श्यामला और ईदगाह पहाड़ियाँ जो हैं मध्य प्रदेश में भोपाल में स्थित हैं। कहाँ पर हैं? भोपाल में। देखिए भोपाल में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? श्यामला हिल्स है, ईदगाह हिल्स, कटारा हिल्स, अरेरा हिल्स और नवेरी हिल्स यहाँ पर स्थित हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश में
मौजूद है? निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है मध्य प्रदेश में मौजूद है? तो यहाँ पर देखिए आपकी पूर्वांचल श्रृंखला, अरावली श्रृंखला, पीर पंजाल श्रृंखला नहीं बल्कि विंध्य श्रृंखला यहाँ पर स्थित है, ध्यान रखिएगा, डी विकल्प। इनमें से विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तृत है। इसके 3 भाग है, विंध्य, बांडेर और विंध्याचल पर्वत। विंध्य श्रृंखला में चूने के भंडार पाए जाने के कारण सीमेंट उद्योगों का यहाँ पर विकास हुआ है। अगला है गिद्धराज पर्वत या गिद्धराज पर्वत मध्य प्रदेश के जिले में स्थित है। तो गिद्धराज पर्वत जो है ये आपका मध्य प्रदेश के सतना जिले में, कहाँ पर है? सतना जिले में स्थित है। सतना जिले के रामनगर तहसील के देवराजनगर में स्थित है। अगला है सोन नदी के दक्षिण तथा नर्मदा ताप्ती नदी के मध्य निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो सोन नदी के दक्षिण तथा नर्मदा ताप्ती नदी के मध्य निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो यहाँ पे सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है। कौन सी है? सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है। मध्य प्रदेश में स्थित मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। छत्तीसगढ़ में मैकाल की सबसे ऊंची चोटी बंदरगढ़ है। अगला है यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित मैकाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अभी हमने देखा बंदरगढ़ है। कौन सी है? बंदरगढ़ है, ठीक है, जबकि मध्य प्रदेश में अमरकंटक है। मालवा का पठार किससे निर्मित है? मालवा का पठार जो है दक्कन ट्रैप से निर्मित है या काली मिट्टी से निर्मित है। मालवा पठार सोयाबीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं, बताना है सही कथन कौन से है। पहला है मध्य प्रदेश के मालवा पठार में सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई है। सही है, मालवा पठार काली मिट्टी से आवृत है, काली मिट्टी में ही कपास की खेती की जाती है। तो 2 के दोनों कथन यहाँ पर क्या है? सही है। मध्य प्रदेश सबसे बड़ा प्राकृतिक भूभाग है मालवा पठार, जो कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 28% है। मालवा पठार के इंदौर उज्जैन क्षेत्र में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई है। मालवा पठार में दक्कन ट्रैप के अपर्दन से काली मिट्टी या काली मृदा का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है कि अखरानी और मथवार पहाड़ियों के मध्य निम्नलिखित में से किस नदी ने गहरी कंदरा बनाई है? तो ये बनाई है नर्मदा ने, ठीक है। अखरानी हिल्स बड़वानी में और मथवार पहाड़ियां अलीराजपुर के मध्य नर्मदा नदी गहरी कंदरा या घाटी का निर्माण करती है। अगला है बीजागढ़ की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? बीजागढ़ की पहाड़ी जो है वो सतपुड़ा श्रेणी में, बीजागढ़ की पहाड़ी सतपुड़ा श्रेणी में स्थित है। बीजागढ़ पहाड़ी यह श्रेणी सतपुड़ा के पश्चिमी भाग में स्थित है। सतपुड़ा के पश्चिमी भाग में अखरानी की पहाड़ियाँ, बड़वानी की पहाड़ियाँ, मथवार की पहाड़ियाँ, बीजागढ़ की पहाड़ियाँ, ग्वालगढ़ हिल्स तथा असीरगढ़ की पहाड़ियाँ स्थित हैं। अगला है मैकाल श्रेणी संबंधित है किससे? तो मैकाल श्रेणी जो है आपका सतपुड़ा श्रेणी से संबंधित है। यह सतपुड़ा का पूर्वी भाग है। इसके अंतर्गत अमरकंटक, किरार घाटी, अचानक मार आते हैं। मध्य प्रदेश में इस भाग की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। अगला है मध्य प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए इसमें आपका शहडोल नहीं आता है। बुंदेलखंड क्षेत्र के पठार के तहत शहडोल नहीं आता, दतिया, छतरपुर, पन्ना आता है। बुंदेलखंड पठार की बात करें तो मध्य भारत के पूर्व में तथा रीवा पन्ना के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित है ये। इससे संबंधित जिले कौन से? दतिया, सागर, अशोकनगर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर और पन्ना, पर शहडोल इसमें शामिल नहीं है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विंध्य, मैकाल और सतपुड़ा पर्वतमाला का मिलन बिंदु है? तो ये है अमरकंटक में ये तीनों मिलते हैं। अमरकंटक पहाड़ी को विंध्य, मैकाल और सतपुड़ा पर्वतमाला का मिलन बिंदु माना जाता है। अमरकंटक मध्य प्रदेश में स्थित मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1067 मीटर है। निम्न में से कौन सी चोटी मध्य प्रदेश में नहीं है? कलसूबाई, पुरोगढ़, चौरागढ़, तितंगा पहाड़ी। तो इसमें देखिए कलसूबाई जो है वो यहाँ पे नहीं, कलसूबाई कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। पुरोगढ़ छिंदवाड़ा, चौरागढ़ होशंगाबाद, कालीभीत बैतूल, चुलगिरी बड़वानी में। निम्नलिखित में से किसे सतपुड़ा की रानी के नाम से जानते हैं? तो सतपुड़ा की रानी जो है पंचमढ़ी को कहते हैं। किसे कहते हैं? पंचमढ़ी को। पंचमढ़ी महादेव की पहाड़ियों में से एक प्रमुख हिल स्टेशन है, जिसकी खोज कैप्टन फरसोद ने की थी। सौंदर्य के कारण पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी, मध्य प्रदेश का कश्मीर तथा पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है। अगला है निम्न से कौन सी मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है? तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ चोटी है, जो कि सतपुड़ा श्रेणी में स्थित है। धूपगढ़ सतपुड़ा के मध्य भाग में महादेव पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत स्थित है। मध्य प्रदेश या सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी आपकी धूपगढ़ है। इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। किस जिले में? नर्मदापुरम जिले में है।
मध्य प्रदेश का निम्न से कौन सा जलप्रपात रीवा पठार से निकलता है? तो रीवा पठार से आपका केवटी फॉल्स निकलता है। रीवा पन्ना का पठार बुंदेलखंड के पठार के दक्षिण पूर्व में बघेलखंड के पश्चिम में स्थित है। इसके अंतर्गत जो प्रमुख जलप्रपात हैं वो है केवटी फॉल्स, बहुती प्रपात, चचाई, केवटी, पूर्वा, पियावन, बैलोही, पांडव, गाथा इत्यादि। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले से कैमूर श्रेणी शुरू होती है? तो ये जबलपुर से, कैमूर श्रेणी जो है आपकी जबलपुर से शुरू होती है। विंध्याचल का पूर्वी भाग है कैमूर श्रेणी, जिसकी शुरुआत जबलपुर जिले से होती है। इसके अंतर्गत त्रिकुटा पर्वत, मैहर जो है वो त्रिकुटा पर्वत पे है। गिद्धराज पर्वत सतना में है, ये भी इसके तहत आते हैं। यह केन नदी का उद्गम स्थल है कैमूर। कैमूर श्रेणी यमुना व सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। अगला है सतपुड़ा श्रेणी निम्नलिखित में से किस नदी के बीच जल विभाजन का या वाटरशेड बनाती है? तो सतपुड़ा जो है नर्मदा और ताप्ती के मध्य बनाती है। ठीक है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला गंगा व नर्मदा के मध्य बनाती है। कैमूर पर्वत श्रृंखला यमुना व सोन के मध्य बनाती है। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन किस जिले में है? तो ये होशंगाबाद में है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी महादेव की पहाड़ियों में स्थित एक प्रमुख हिल स्टेशन है। इसकी खोज कैप्टन फरसोद ने की थी। किस जिले में? नर्मदापुरम में है। ठीक है, नर्मदापुरम में है। होशंगाबाद का नाम अब नर्मदापुरम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसे 1999 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया व 2009 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। निम्नलिखित में से किस पर्वत की तलहटी पर भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं? तो भीमबेटका की गुफाएं जो है ये बिंद की तलहटी में स्थित है। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बिंद पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत स्थित हैं। इसकी खोजकर्ता कौन थे? BS वाकडकर थे। इन गुफाओं को 2003 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। अगला है मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आता है? तो शिवपुरी आता है। कौन सा आता है? शिवपुरी आता है। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में अवस्थित है। मध्य भारत का पठार जो है वो मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में स्थित है। संबंधित जिले कौन से हैं? नीमच, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी। मध्य भारत के पठार को सरसों की हांडी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के मुक्तगिरी की पहाड़ी के चारों ओर दिगंबर जैन संप्रदाय के कितने मंदिर बिखरे हुए हैं? तो कितने मंदिर बिखरे हुए हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर कुल आपके 52 मंदिर बिखरे हुए, 52 मंदिर बिखरे हुए हैं। बी विकल्प हो जाएगा। देखिए, मुक्तगिरी की पहाड़ी है बैतूल जिले की भैंसदेही तहसील के अंतर्गत आती है, जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का भाग है। मुक्तगिरी की पहाड़ी एक सिद्ध क्षेत्र जैन तीर्थ स्थल है, जहाँ चारों ओर दिगंबर जैन संप्रदाय के 52 मंदिर बिखरे हुए हैं। नियोजन प्रदेश के आधार पर ग्वालियर एग्रो प्रदेश में शामिल नहीं है। कौन सा? तो श्योपुर शामिल नहीं है। देखिए, ग्वालियर एग्रो प्रदेश में ग्वालियर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी व दतिया। यहाँ पे तो विकल्प सी दे रहा है, डी दे रहा है, ये नहीं है। ठीक है, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया है, परंतु शिवपुरी नहीं है। अगला है नियोजन प्रदेश के आधार पर छिंदवाड़ा रिसोर्स प्रदेश में शामिल नहीं है। कौन सा नहीं शामिल है? तो देखिए, छिंदवाड़ा रिसोर्स प्रदेश में आपका छिंदवाड़ा है, बैतूल है, शिवनी है, बालाघाट है, परंतु मंडला नहीं है। नियोजन प्रदेश के आधार पर मध्य प्रदेश के विभाजन कितने भागों में किया गया है? तो इसे कुल 7 भागों में किया गया है। ग्वालियर एग्रो प्रदेश, इंदौर एग्रो इंडस्ट्रियल प्रदेश, बुंदेलखंड तथा बघेलखंड प्रदेश, भोपाल कैपिटल प्रदेश, जबलपुर इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट प्रदेश, नर्मदा घाटी प्रदेश, छिंदवाड़ा रिसोर्स प्रदेश। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।